नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। मरकज़ी हुकूमत ने CBSE 12वीं जमात के इम्तहानात मनसूख करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज शाम सीनियर वुज़रा और आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर और तीसरी लहर के इम्कानात का जायज़ा लेने के बाद 12वीं जमात के इम्तहानात मनसूख करने का फैसला किया गया। इजलास के अख्तिताम के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर उसकी इतला दी और कहा कि नौजवानों की सेहत का ख्याल रखते हुए 12वीं जमात के इम्तहानात मनसूख करने का फैसला किया गया है। अब बात बेरोजगारी की। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से मुल्क में 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों की नौकरी चली गई है और 97% से ज़्यादा ख़ानदानों की कमाई घट गई है। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIA के CEO महेश व्यास ने ये बात बताई। उनका कहना है कि मई के आखिर तक मुल्क की बेरोजगारी की शरह 12% तक जा सकती है। अप्रैल में बेरोजगारी की शरह 8% पर थी। पिछले साल मुल्क गिर लॉकडाउन की वजह से मई में बेरोजगारी की शरह रिकॉर्ड 23.5% यानी 23.5% तक पहुंच गई थी। कई एक्सपर्ट्स की राय है कि इन्फेक्शन की दूसरी लहर का पीक चला गया है। अब रियासतें धीरे धीरे माशी सरगर्मियों पर लगी पाबंदियों को हटाएंगे, इससे मईशत को मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की नौकरी छूट गई है उन्हें दोबारा मुश्किल से रोजगार मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां जल्द मिलने लगेंगी, लेकिन क्वालिटी जॉब और ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार के मौके बनने में 1 साल तक का वक्त लगेगा। इकोनॉमी खुलने लगी है, इससे बेरोजगारी का मसला थोड़ा बहुत सुलझेगा, लेकिन मसला पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। इस वक्त मार्केट में लेबर पार्टिसिपेशन रेट घटकर 40% पर आ गया है। वबा से पहले लेबर पार्टिसिपेशन रेट 42.5% था। हिंदुस्तानी मईशत के लिए 3 से 4% की बेरोजगारी की शरह कॉमन है। व्यास ने कहा कि 3 से 4% की बेरोजगारी की शरह हमारी इकोनॉमी के लिए कॉमन है। आगे बेरोजगारी की शरह में कमी आएगी। CMI ने अप्रैल में 1,75,000 खानदानों पर एक मुल्कगीर सर्वे किया था। इस सर्वे में पिछले 1 साल में कमाई का जो परेशान कुन करने वाला ट्रेंड सामने आया था। सर्वे में सिर्फ 3% खानदानों ने अपनी इनकम बढ़ने की बात कही थी, जबकि 55% ने कहा था कि उनकी इनकम गिरी है। बाकी 42% ने कहा था कि उनकी इनकम में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे अगर महंगाई के लिहाज से आंका जाए तो 97% खानदानों की कमाई घट गई है। डीजल की कीमतें मंगल के रोज लगातार दूसरे दिन बढ़कर नए रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली समेत मुल्क के 4 बड़े शहरों में आज पेट्रोल की कीमतों में 26 पैसे और डीजल की कीमतों में 24 पैसे का इजाफा किया गया। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में 25 पैसे का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के साथ हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 20 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपये 8 पैसे हो गई है। हुकूमत ने LPG सिलेंडर को लेकर थोड़ी राहत दी है। हुकूमत ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 122 रुपये की कटौती की है। नए रेट 1 जून से लागू हो गए हैं। 14.2 kg वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे पहले 1 मई को भी इसके दाम में 45 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई थी। नवंबर में दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपये थी। दिसंबर को इसकी कीमत बढ़कर 644 रुपये हो गई थी। 15 दिसंबर को 50 रुपये की बढ़ोतरी के साथ इसकी कीमत 694 रुपये हो गई थी। 4 फरवरी को कीमत 25 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 719 रुपये फी सिलेंडर हो गई थी। इसके बाद 15 फरवरी को फिर 50 रुपये फी सिलेंडर बढ़ा दिए गए। 25 फरवरी को 25 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा किया गया। 1 मार्च को 25 रुपये की बढ़ोतरी के बाद सिलेंडर की कीमत 819 रुपये पर पहुंच गई थी। इसके बाद 1 अप्रैल को 10 रुपये की कटौती की गई। इस तरह दिसंबर से अब तक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 215 रुपये की बढ़ोतरी की गई। पिछले 7 सालों में घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14.2 kg वाले की कीमत दुगनी होकर 809 रुपये फी सिलेंडर हो गई। 1 मार्च 2014 को 14.2 kg के घरेलू सिलेंडर की कीमत 410 रुपये 50 पैसे थी, जो अब 809 रुपये हो गई है। वहीं पेट्रोल की बात करें तो 7 साल पहले पेट्रोल 70 रुपये फी लीटर के करीब था, जो अब 100 रुपये फी लीटर के पार निकल गया है।
साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने हिंदुस्तानी मईशत की बदहाली के लिए मोदी हुकूमत को पुरजोर अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया। 1 जून को जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने साल 2020-21 के दौरान मईशत में 7.3% की गिरावट पर फिक्र का इजहार करते हुए कहा कि अगर 2021-22 में ऐसी हालत से बचना है तो हुकूमत को अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए अपोजिशन पार्टियों और माहिरीन मईशत के मशवरे पर गौर करना चाहिए। साबिक मरकजी वजीर मालियात ने माशियत के लिहाज से 2020-21 को गुज़िश्ता 4 दहाइयों का सबसे तारीक साल करार दिया और साथ ही कहा कि कोरोना वबा के साथ ही हुकूमत के नातजुर्बेकार और नाअहल माशी मैनेजमेंट से हालात मजीद बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था वही हुआ। गुज़िश्ता माली साल के दौरान मईशत में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई। चिदम्बरम ने गुज़िश्ता सालों की तफसील पेश करते हुए बताया कि 2018-19 में GDP माफ़ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम ये नंबर्स आपके सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की माशी हालत की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल जब कोरोना की वबा की पहली लहर धीमी पड़ती नजर आई तो वज़ीर मालियात और चीफ माशी मुशीर मईशत की पटरी पर आने की बातें करने लगे। हमने कहा था कि मईशत को बढ़ाने के लिए पैकेज की मजबूत मदद चाहिए। फिक्र अंगेज बात यह है कि फीका GDP 1 लाख रुपए से नीचे चला गया है। 2020-21 has been the darkest year of the economy in 4 decades. The performance in the 4 quarters of 2020-21 tells the story. The first 2 quarters witnessed a recession, minus 24.4% and minus 7.4%. The performance in the third and fourth quarters did not herald a recovery. The estimated rates of 0.5% and 1.6% were due to a very low base of 3.3 and 3.0% in the corresponding quarters of the previous year. Besides, these rates come with a number of cases. अब एक ऐसा वाकया जिसे देखकर आप खुद सोचेंगे कि इंसानियत और कितना शर्मिंदा होगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एम्बुलेंस ड्राइवर ने टीबी के मरीज और उसकी बीवी को बीच सड़क पर ही उतार दिया। मरीज 4 लेन पर तड़पता रहा। पुलिस पहुंची और उसे अस्पताल ले गई, लेकिन मरीज ने तब तक दम तोड़ दिया। लापरवाह एम्बुलेंस ड्राइवर की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक मरीज को ग्वालियर से शिवपुरी लाया जा रहा था। इस दौरान मरीज के साथ उसकी महज 25 दिन की बेटी भी साथ थी। रास्ते में मामूली बात पर तनाज़ा हुआ और एम्बुलेंस ड्राइवर उन्हें बीच सड़क पर छोड़कर भाग गया। उसकी बीवी रचना ने बताया कि बीमार नरेंद्र जाटव ने ग्वालियर से शिवपुरी के शाहपुरा आने के लिए 2000 रुपये में एम्बुलेंस की बात की। रास्ते में परेशान नरेंद्र रोने लगा था। इसी बात को लेकर उसकी ड्राइवर की कुछ कहासुनी हो गई। इसी वजह से ड्राइवर उन्हें सड़क पर ही छोड़कर चला गया। नरेंद्र 4 लेन पर ही काफ़ी देर तक पड़ा रहा। उसकी अचानक से हालत बिगड़ी और वो तड़पते हुए बेहोश हो गया। ये वाक़या हफ्ते का बताया जा रहा है। इतवार के रोज़ उसकी वीडियो सामने आई थी। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर सुभाषपुरा के SHO जादौन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो नरेंद्र बिल्कुल मरने की हालत में था। पुलिस नरेंद्र को लेकर सतनवाड़ा हॉस्पिटल आई, जहां पर उसका बेसिक इलाज हुआ। फिर डॉक्टर ने उसे ज़िले अस्पताल रिफ़र कर दिया। यहां पर लाते लाते नरेंद्र की मौत हो गई। SP राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि कोई नौजवान अपनी बीवी से मारपीट कर रहा है। वो अपनी बच्ची को भी मारा है। राहगीरों ने छुड़ाया था। उसकी बीवी ने पुलिस को एम्बुलेंस के छोड़ने की बात कही। उस अननोन एम्बुलेंस ड्राइवर की भी तलाश की जा रही है। नरेंद्र की उम्र 25 साल है। वो इंदार शिवपुरी का रहने वाला है। इसकी शादी 1 साल पहले रचना से हुई थी। इनकी 25 दिन की बेटी भी इस वाक़े के दौरान साथ थी। बचेंगे नहीं बेटा, जेब का वारंटी। चाहे तुम 108 लगा लो, चाहे तुम बहन के ले लो, 108 लगा दो, 108 बचेंगे नहीं बेटा।
अब बात कोरोना केसेस की। दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार अब कम होने लगी है। बीते दिन दुनिया में 3,58,179 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये लगातार दूसरा दिन रहा जब एक दिन में 4 लाख से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। अमवात के आंकड़े की बात करें तो बीते दिन 7,869 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन की वजह से जान गई। एक दिन में जान गंवाने वालों के मामले में ये आंकड़ा बीते 58 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 4 अप्रैल को 7,123 लोगों की मौत हुई थी। दुनिया में कोरोना के अब तक 17 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 35 लाख 64 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 करोड़ 39 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 41 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के नए वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC का नाम ग्रीक अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हुए रखने का ऐलान किया। इसके तहत सबसे पहले जो कोरोना वेरिएंट हिंदुस्तान में मिला उसे डेल्टा कहा जाएगा, जबकि इससे पहले मिले वर्जन को कप्पा कहा जाएगा। WHO की कोविड-19 टेक्निकल हेड डॉक्टर मरिया वेन करखावे ने कहा कि इन लेवल से मौजूदा साइंटिफिक नामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनसे हम साइंटिफिक जानकारियां मिलती हैं और रिसर्च में इनका इस्तेमाल जारी रहेगा। किसी भी मुल्क को कोरोना के वेरिएंट खोजने या उसकी जानकारी देने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट को हिंदुस्तानी बताने पर हुकूमत ने एतराज जताया था। हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि B1617 वेरिएंट को दुनिया के लिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताने वाले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बयान से कई मीडिया रिपोर्ट्स में कवर किया गया था। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स ने इस वेरिएंट को हिंदुस्तानी कहा था, लेकिन ये रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। हुकूमत का दावा है कि WHO ने अपने 32 पेज के डॉक्यूमेंट्स में B1617 वेरिएंट के साथ कहीं भी इंडियन नहीं जोड़ा है। WHO के साउथ ईस्ट एशिया ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि वो वायरस या वेरिएंट्स को किसी मुल्क के नाम से नहीं जोड़ता है, बल्कि उनके साइंटिफिक नाम से ही पहचानता है और सभी को ऐसा ही करना चाहिए। इससे पहले WHO ने कोरोना की दूसरी लहर में हिंदुस्तान में फैल रहे B1617 स्ट्रेन को आलमी सतह पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया था। उसका कहना था कि ये वेरिएंट ज़्यादा इन्फेक्शियस लग रहा है और यह आसानी से फैल सकता है। कोरोना पर WHO की सरबराह मरिया वैन के मुताबिक एक छोटे सैंपल साइज पर की गई लैब स्टडी में सामने आया है कि इस वेरिएंट पर एंटीबॉडीज़ का कम असर हो रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस वेरिएंट में वैक्सीन के तहत ज़्यादा रेसिस्टेंस है। B1617 वेरिएंट, जिसे डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी कहा जाता है, महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़े पैमाने पर मिला है। इसकी वजह से यहां आई वबा की दूसरी लहर ने बुरी तरह मुतासिर किया है। मुल्क के सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र के कई शहरों में जीनोम सीक्वेंसिंग किए गए आधे से ज़्यादा सैंपल में B1617 वेरिएंट मिला है। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। बीते दिन मुल्क में 1,26,649 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 2,54,879 लोगों ने इन्फेक्शन को मात भी दी। नए मुतासरीन का आंकड़ा बीते 55 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 7 अप्रैल को 1,26,276 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई थी। इस बीच अमवात के आंकड़ों में भी कमी आने लगी है। करीब 35 दिन बाद पीर के रोज यानी पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो रोजाना अमवात का आंकड़ा 3000 से नीचे आया। इस दौरान 2,781 मुतासरीन की मौत हो गई। इससे पहले 26 अप्रैल को 2,762 लोगों की जान गई थी। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में एक दिन में 1,31,031 की गिरावट आई। अब 18,90,975 मुतासरीन का इलाज चल रहा है। बीते 22 दिन में इनमें 18,50,327 की कमी आई है। दूसरी लहर में 9 मई को पीक आया था, तब 37,41,302 एक्टिव केसेस थे। हम देखें तो पाते हैं कि जहां 7 मई के समय में देश में प्रतिदिन 4,14,000 उस गति से केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते 12 मई को जिस तरह 3.5 लाख से कम केसेस, 17 मई को वह घटते हुए करीब 3 लाख से कम केसेस होते हुए और 24 मई ऑनवर्ड्स हमने देखा कि वह 2.5 लाख से भी कम होते होते आज हम एक वेरी पॉजिटिव ट्रेंड पाते हैं, जब हम देखते हैं कि देश में पिछले 24 घंटे में 1,27,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि 28 मई से अगर हम देखें तो देश में प्रतिदिन 2 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं।
यह अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि करीब 69 अप्रॉक्सीमेटली 69 अराउंड 70% केसेस में हमारे जो डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे उसमें हमने कमी पाई है। हमने ये भी देखा है कि 29 स्टेट ऐसी हैं जहां अब केसेस जो रिपोर्ट हो रहे थे कम होते होते 5000 से कम केसेस प्रतिदिन की संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर से मचा हाहाकार अब धीरे धीरे थमने लगा है। कोरोना की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 मार्च को मुल्क में 12,270 केसेस सामने आए थे। 67 दिन बाद यानी 6 मई को ये आंकड़ा 34 गुना बढ़कर 4,14,000 के पार पहुंच गया था। ये वही वक्त था जब मुल्क में ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए हाहाकार मचा हुआ था। लोग रेमडेसिविर जैसी दवाओं के लिए दर दर भटक रहे थे। इसके बाद कोरोना के घटते मामलों ने लोगों और हुकूमत को राहत की सांस लेने का मौका दिया। खास बात यह रही कि जिस रफ्तार से केसेस बढ़े थे उसी रफ्तार से ये कम भी हो रहे हैं। 6 मई के बाद यानी बीते 24 दिन की अगर बात करें तो रोज मिलने वाले केसेस 63% घटकर 1,53,000 तक आ गए। कोरोना के घटते मामलों के ट्रेंड पर नजर डालें तो पिछले कई दिनों से रोजाना केसेस के आंकड़ों में 10,000 के आसपास की कमी देखी जा रही है। अगर आने वाले 10 दिनों तक भी यही ट्रेंड रहा तो 10 जून के बाद मुल्क में रोजाना 50,000 से भी कम केसेस आएंगे। इसके बाद आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और कम होता जाएगा। कोरोना के मामले लगातार कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन अमवात के आंकड़ों ने तशवीश बढ़ा रखी है। 1 मार्च को मुल्क में सिर्फ 92 अमवात दर्ज की गई थी। यह आंकड़ा दूसरी लहर में 4,500 के भी पार पहुंच गया। अब भी मुल्क में रोजाना होने वाली अमवात का आंकड़ा 3,500 से नीचे नहीं आ रहा है। मौत के डराने वाले आंकड़ों को महीनावार समझने की अगर हम कोशिश करें तो मार्च में मुल्क में 5,766 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई थी। इसके बाद अप्रैल में यह आंकड़ा बढ़कर 48,879 तक पहुंच गया। मई में तो मौतों ने और रफ्तार पकड़ ली और इस दौरान रिकॉर्ड 1,14,159 लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए। दूसरी लहर के दौरान जैसे जैसे हुकूमत ने टेस्टिंग बढ़ाई, नए मुतासरीन के आंकड़ों में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। जैसे 1 मार्च को 7,59,000 टेस्ट हुए और 12,270 मुतासरीन की पहचान हुई। इसके बाद 31 मार्च की बात करें तो टेस्ट बढ़कर 11,25,000 कर दिए गए और इस दिन 72,000 मुतासरीन मिले। मुल्क में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन 4,14,000 केसेस 6 मई को मिले। इसके बाद हुकूमत ने जैसे जैसे टेस्ट बढ़ाए वैसे वैसे कोरोना के मामले कम होते गए। मुल्क में 25 मई को सबसे ज्यादा 22,17,000 टेस्ट किए गए और इस दिन 2,08,000 मुतासरीन की पहचान हुई। अब रोजाना औसतन 2 लाख से ज्यादा टेस्ट कराए जा रहे हैं और नए केसेस का आंकड़ा 2 लाख के भी नीचे आ गया है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर पड़ने के अंदेशे से तैयारी शुरू कर दी है। मुल्क में कोरोना के हालात पर मंगल के रोज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि बच्चों में कोरोना की बीमारी संगीन नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि वायरस अपना बिहेवियर बदल ले तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसी लिहाज से तैयारी की जा रही है। इस मसले पर एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया गया है। डेटा और तजुर्बे को देखते हुए गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में कोविड आता है तो उसके 2 रूप होते हैं, बुखार आया, निमोनिया हुआ और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह भी देखने में आया है कि कोविड आया, चला गया और पता भी नहीं चला। कोविड से रिकवर होने के बाद देखा गया कि कुछ दिनों बाद रैशेस आ रहे हैं, निमोनिया भी हो गया है, इसी तरह के अलामत दिखाई दे रहे हैं। डेटा से पता चला है कि कम तादाद में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। जैसे डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये क्लियर इमर्ज होता है कि अगर हम देखें कि एडमिशन मेन कोविड बड़ी फैसिलिटीज़ में जहां बच्चे भी दाखिल हो रहे हैं, बहुत छोटी प्रोपोर्शन % में एडमिशन की ज़रूरत पड़ी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पीडियाट्रिक केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई बोझ, एक्स्ट्रा बोझ, अनयूजुअल बोझ ऐसा हुआ। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर तरह के सिनेरियो के ऊपर नजर रखते हुए प्रिपेयरनेस को पुश किया जा रहा है बाय द डे और इसको अपडेटेड रूप में देखने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, नेशनल ग्रुप बनाया गया एक्सपर्ट्स का और मिनिस्ट्री की टीम्स के साथ मिलकर काम किया गया सिस्टमैटिकली कि दोबारा देखा जाए और जो भी साइंस अब अवेलेबल है जो 4 महीने पहले या 3 महीने पहले नहीं थी उसको भी देखा जाए
उस सब को देखते हुए, जोड़ते हुए और देश के एक्सपीरियंस को समझते हुए, डेटा को समझते हुए, क्लिनिकल प्रोफाइल को समझते हुए, डिजीज डायनामिक्स को देखते हुए, पैंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस दिस और रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं और इसके ऊपर इनको अडॉप्ट किया जाएगा। प्रोसेस में है, एक आधे दिन में ये हो जाएगा काम। कहने का तात्पर्य यह है कि ये काम जो हमने यहाँ अर्लियर मेंशन किया था, अर्लियर ऑल्सो वी हैड मेंशन, वो काम तरीके से पूरा हुआ है। और वी रीअश्योर यू कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो ज़रूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा, उसको नई साइंस, नए एक्सपीरियंस, नए नॉलेज को भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे। लगता है कि जैसे डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये क्लियर इमर्ज हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल के रोज मरकजी हुकूमत की कोरोना और ड्रग मैनेजमेंट को लेकर दायर एक पिटीशन पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी दवा के डिस्ट्रीब्यूशन पर पॉलिसी बनाने और बीमारों की प्रायोरिटी तय करने के अहकाम दिए ताकि कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर इस दवा की भारी किल्लत को देखकर कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा कि हमें इस बीमारी की जद में आए बुजुर्गों से ज्यादा नौजवानों को बचाने पर ध्यान देना होगा। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि अगर एक ही खानदान में दो लोग बीमार हैं, एक की उम्र 80 और दूसरे की 35 साल है, दवाई की सिर्फ एक खुराक है, तो हम किसे बचाने की कोशिश करेंगे, ये तय कर पाना बेहद मुश्किल है। कोर्ट ने कहा कि अगर हम इन हालात में किसी को चुनना चाहें तो हमें नौजवानों को अहमियत देनी होगी। हालांकि ये बेहद मुश्किल फैसला है, लेकिन नौजवानों के ऊपर इस मुल्क का मुस्तकबिल मुनहसर करता है, इसीलिए उन्हें सबसे पहले बचाना जरूरी है। बेंच ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR से ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी प्लेन एम्फोटेरिसिन बी और पॉस्कोनोजोल के इस्तेमाल पर वाजे गाइडलाइंस लाने का हुक्म दिया। कोर्ट ने कहा कि 80 साल के बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी जी ली है, वो इस मुल्क को आगे नहीं ले जाने वाला, इसीलिए हमें नौजवानों का इंतखाब करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि किसी की ज़िंदगी ज़्यादा अहम है और किसी की कम, हर एक ज़िंदगी अहम है, लेकिन हमें ये फैसला करना होगा। कोर्ट ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि किसके बचने का इम्कान ज़्यादा है, उसी हिसाब से दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। हालांकि ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि दवाई की कमी के बीच किसे बचाया जाए या किसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट ने लोगों की जानिब से इंपोर्ट किए जा रहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर GST लगाने को गैर कानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक मरकजी हुकूमत की दलीलें सुनने के बाद लगाई है। मरकज की जानिब से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर टैक्स में छूट गरीबों और ज़रूरतमंदों को ध्यान में रखकर दी गई थी। लोग जो कॉन्सेंट्रेटर मंगवा रहे हैं उसके लिए छूट नहीं दी थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन दाखिल की थी। इस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह ने सुनवाई की। GMR हैदराबाद एयर कार्गो ने आज स्पुतनिक V टीकों की एक बड़ी खेप को हासिल किया। ये टीकों की खेप रूस से खुसूसी तैयारी के जरिए यहां आज सुबह के अवलीन सातों में पहुंची। आज 56 टन टीके अब तक हिंदुस्तान को हासिल होने वाले सबसे ज़्यादा टीकों में शामिल हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 मिनट से कम वक्त में इन टीकों को हासिल और रवाना करने का अमल मुकम्मल किया गया। स्पुतनिक V टीकों को खुसूसी तौर पर -20 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत में रखा गया। GHMC सप्लाई की टीम ने GHAC सप्लाई की टीम के माहिरीन के साथ काम कर रही है। महकमे कस्टम्स के अहदेदार और दीगर फरीकीन इन टीकों की खेप को आसानी के साथ एयर कार्गो टर्मिनल से हासिल करने के अमल को अंजाम दे रहे हैं। इस दरामद करदा टीकों की सबसे बड़ी खेप को आसानी से हासिल करने के साथ ही GHAC हिंदुस्तान के लिए सबसे ज़्यादा टीकों को दरामद करने के मकाम पर कायम है। दवाओं की सबसे बड़ी कंपनियों का मरकज़ हैदराबाद में है और तवक्को है कि इसके ज़रिए आइंदा चंद बरसों में कोविड के मुख्तलिफ टीकों के तकरीबन 3.5 बिलियन डोज दरामद किए जाएंगे या इन टीकों की पैदावार की जाएगी।
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मंगल के रोज मरकजी हुकूमत की वैक्सीनेशन पॉलिसी को नाकाम करार देते हुए कहा कि हुकूमत की बेराहरवी की वजह से वैक्सीन की पैदावार और तकसीम दोनों अमल बर्बाद हो गए। उन्होंने अपनी मुहिम जिम्मेदार कौन के तहत की गई फेसबुक पोस्ट में यह दावा भी किया कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसी के सबब इस वक्त मुल्क में वैक्सीन की कीमतें गैर मसावी हैं और इंटरनेट और दस्तावेजात से महरूम अफराद को टीका लगाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि माहिरीन का ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्द से जल्द टीकाकारी कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जिन ममालिक ने अपनी आबादी की एक बड़ी तादाद को टीका लगाया है उनके यहाँ कोरोना वबा की दूसरी लहर का असर कम रहा। हमारे मुल्क में दूसरी लहर पहले के मुकाबले 320% ज़्यादा खौफनाक साबित हुई। इसका जिम्मेदार कौन? मसाजिद के बाहर लगे लाउडस्पीकर पर अजान की तेज आवाज से तकलीफ पहुंचने और जहनी इंतशार पैदा होने की शिकायत पर मबनी खबरें हिंदुस्तान की कई रियासतों से सामने आ चुकी हैं और कई मस्जिदों की कमेटी को इस सिलसिले में मकामी इंतजामिया के जरिए मुतनब्बा भी किया गया और लाउडस्पीकर हटाने तक की कार्रवाई हुई। अब सऊदी अरब में मसाजिद के बाहरी हिस्सों में लगे लाउडस्पीकर पर पाबंदी आयद किए जाने की खबर से पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई है। सऊदी अरब में भी सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सऊदी हुकूमत के इस फैसले की तनकीद की है। दरअसल गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब के इस्लामी उमूर की वजारत ने एक सर्कुलर जारी करते हुए मसाजिद के बाहर लगे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कुछ मामलों में मुकम्मल पाबंदी लगा दी है, जबकि कुछ मामलों में उसकी आवाज़ 1/3 दर्जा कम करने को कहा गया। सर्कुलर में कहा गया कि मस्जिदों को सिर्फ अज़ां और अकामत के लिए ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। ऐसा ना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात की गई। जब इस ताल्लुक से सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हुआ तो इस्लामी उमूर के वजीर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि कुछ लोगों की शिकायत के बाद मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज़ कम करने का हुक्म दिया गया। लोगों की शिकायत थी कि मसाजिद में बजने वाले लाउडस्पीकर की वजह से बुजुर्गों और बच्चों की नींद खराब हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं उन्हें इमाम की आवाज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पहले ही मस्जिद पहुँचना चाहिए। बताया जाता है कि सऊदी अरब के इस्लामी उमूर की वजारत ने लाउडस्पीकर के आज़ादाना इस्तेमाल पर रोक का फैसला एक शरिया कानून और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल असायमिन और सालेह बिन फाजान के फतवे को बुनियाद बनाकर किया। इस हिदायत का मकसद ये यकीनी बनाना है कि लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज़ किसी के लिए तकलीफदा या परेशान कुन ना हो। वाज़ेह है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अवामी ज़िंदगी में मजहब के किरदार को लेकर कई तरह के असलाहत किए हैं। उन्होंने कुछ सख्त समाजी पाबंदियों में भी नरमी दी है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। मसलन अब सऊदी में ख़वातीन गाड़ियाँ चला सकती हैं और स्टेडियम में तनहा जाकर फुटबॉल का मैच भी देख सकती हैं। मस्जिदों में लाउडस्पीकर के कम इस्तेमाल के हुक्म को भी एक इस्लाही कदम की शक्ल में देखा जा रहा है। والمستجدة وليست من والمستجدة وليست من من قرون أو من كذا، فهذه أشياء। नहला अल उस्मान जंजीरों में जकड़ी दिख रही 6 साल की इस बच्ची का यही नाम है। वो माल न्यूट्रिशन का शिकार थी। जल्दी जल्दी खाने के दौरान गला चोक हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। बहुत छोटी सी जिंदगी में नहला ने बहुत तकालीफ देखी और सही। जंग के चलते राहत कैंपों में आए सीरियाई लोगों से भरे कैंप में वो अपने वालिद के साथ रहती थी। सीरिया के रिफ्यूजी कैंप में वालिद उसे दिन में अक्सर बांध कर रखते थे ताकि वो कहीं भटक ना जाए। रात में भी उसे एक पिंजरानुमा बिस्तर मिलता। कैंप सुपरवाइजर हिशाम अली उमर बताते हैं कि हमने कई बार बच्ची के वालिद से उसे जंजीरों से आज़ाद करने और पिंजरे में ना रखने के लिए कहा, लेकिन वो हमेशा मना कर देता था। इसी महीने जल्दी खाने के दौरान दम घुटने से उसकी मौत हो गई। नहला की जब जंजीरों में जकड़ी तस्वीर बाहर आई तो हंगामा मच गया और सीरिया के शुमाल में वाक़ कैंप्स में रह रहे लाखों लोग कितनी मुश्किल में हैं, इस तस्वीर के जरिए ही दुनिया ने देखा। उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया था। नहला अपने ख़ानदान के साथ शुमाल मगरबी सीरिया के बागियों के कब्जे वाले हिस्से में वाक़ फरजुल्ला कैंप में रहती थी। वहाँ लोग बम गोली के डर में रहते हैं। खासकर बच्चों के लिए इन कैंपों में हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। कई कई दिन तक इन कैंपों में खाना नहीं मिलता, जिससे माल न्यूट्रिशन की शरह बढ़ती जा रही है। नहला भी उसी का शिकार हुई। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।